हम चंडीगढ़ में ही चालू करते हैं। Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir.
लास्ट क्लास से कोई डाउट हो तो बेटा पूछिए। हाँ जी, लास्ट क्लास से कोई डाउट हो बेटा पूछिए। नो सर। चलिए फिर बेटा क्वेश्चन की क्वेश्चन लिखेंगे सब बच्चे। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना बेटा। द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया था। द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड H atom is minus 3.4 electron volt. Calculate the angular momentum. Calculate the angular momentum of electron in given orbit. आपको कैलकुलेट करना बेटा एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट। किसी भी गिवन ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ बेटा। सर h upon pi। एच अपॉन पाई यस सर, करेक्ट। h upon pi आया है। एच अपॉन पाई बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। यस सर। हाँ जी, किसी बच्चे का नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आया, ये सबका हो गया? नो सर। नहीं हुआ? देखिए, आपको एनर्जी गिवन है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको सिंपली क्या करना है, और हाइड्रोजन एटम है, आपको पता है एनर्जी क्या होती है बेटा, ई एन इज इक्वल टू कितनी, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर तो बेटा 1 होगा, क्योंकि क्या है मेरे पास एच एटम है। एनर्जी आपको कितने की बना, -3.4 इक्वल टू -13.6 इंटू 1/n²। आपको n थोड़ी पता है कौन सा n है, तो यहाँ से इसको कट कीजिए और यहाँ से इसको कट कीजिए, 2। तो आप स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है। ये तो कल हमने किया भी था, ये तो आपको वैसे भी बेटा पता था। मतलब कोई बच्चा पूछ रहा था सर याद करना है कि नहीं, अगर याद होते हैं तो देखो आपको हेल्प करता है ना, आपको सीधा ही पता है कि सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, पता है -1.5 ने तो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि याद करने जरूरी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। बस आपने पता कर लिया कि आपके पास n की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि बोर मॉडल में से सब कुछ भूल जाना, दो बातें मत भूलना। एक तो जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे अट्रैक्शन के, और दूसरा उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, यानी एम बी आर किसके इक्वल होता है बेटा, एन एच बाय 2 पाई के। ये पूरा हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। एन की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 2, 2h/2 पाई। कट करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका h/, दिस इज योर राइट। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। डन सर। डन? यस सर। चलिए बेटा, 1 मिनट रुक जाओ सर। हाँ जी कोई नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चंस में हमें एच की पाई की वैल्यू भी डालनी हो सकती है? नहीं नहीं बेटा, देखो वो तो ऑप्शन में, अगर आपको कोई ऑप्शन में आया, नहीं इतना टफ तो नहीं है, देगा एच और पाई की वैल्यू भी डाल के पूछेगा, ऐसे ही पूछता है बेटा, h/पाई, h/2 पाई, h/3 पाई, ठीक है। ओके सर। हाँ जी बेटा, हो गया, सब बच्चों ने कर लिया? सर 2 मिनट। कोई बात नहीं, लिख लीजिए। सर डन। डन बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख कीजिए बेटा। क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट
बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए अपना। कैलकुलेट दी आयनाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट कीजिए बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा बताइए मुझे, कैलकुलेट कीजिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सर -30.6 माइनस 30.6 नहीं बेटा, -30.6 नहीं है आंसर। सर 54.4 हाँ, माइनस का आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई कीजिए बेटा, 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सब बच्चे ट्राई करेंगे, देन आई विल सॉल्व इट। सर 54.5। 54.5 बिल्कुल सही वर्ड बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला। 54.5 54.5। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, आपसे पूछता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बता दीजिए इसकी बेटा बेरिलियम 3+ की। तो आपको बेटा जब बेरिलियम 3+ पता है तो आपको जेड की वैल्यू पता है, कितनी होती है बेटा जेड की वैल्यू बताइए? 4 होती है, नहीं होती? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यस सर। की वैल्यू क्या होगी बेटा? अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट गिवन है तो एन की वैल्यू क्या है बेटा? 2। 2 गिवन। मैंने आपको कल ही बताया था कि बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट N3, ग्राउंड स्टेट N। ठीक है, तो बस आपको सब पता है, तो एनर्जी निकाल दीजिए। En क्या हो जाती है? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, यानी जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। ये होता है -13.6 इंटू 4 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 13.6, 16/4, 16/4 इंटू 4, तो -13.6 इंटू 4 कितना होता है बेटा? 13.6 इंटू 4 हो जाएगा, तो आई थिंक ये 54 पॉइंट आएगा। तो एनर्जी कितनी आएगी बेटा? -54.4 इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो बेटा एनर्जी आई, मेरे पास मान लो बेटा बेरिलियम है, तो ये बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो सेकंड में इलेक्ट्रॉन है बेटा उससे एसोसिएटेड एनर्जी इतनी है -54.4 इलेक्ट्रॉन। आपको क्या पूछा है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। अगर बेटा मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इतनी एनर्जी बेटा मुझे बाहर से देनी पड़ेगी, यस और नो? कितनी एनर्जी बेटा मुझे बाहर से देनी पड़ेगी? सिंपल है ना, तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसका बिल्कुल अपोजिट देना पड़ेगा। लास्ट क्लास में सिखाया था, बाउंड स्टेट को फ्री करने के लिए इसको 0 करना पड़ता है। तो बेटा सिंपली जितनी एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, हो जाएगी +54.4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा सब बच्चों को? यस सर। यस सर। सर सर पर बोहर मॉडल तो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए नहीं होता। बेरिलियम 3+ अच्छा ठीक है सर, लग गया ठीक है सर। सर। हाँ जी, एक बार सर पीछे करना। डन सर, कर लो आगे। आयनाइजेशन एनर्जी आपने पॉजिटिव क्यों करी? बेटा देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाउंड स्टेट में है माइनस, ये तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर कितनी है? -54.4 है। तो आपको कितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी? इसका पॉजिटिव देनी पड़ेगी, यस और नो? यस सर। तो वही तो होती है। किसी का माइक भी नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? हाँ जी बेटा, समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए बेटा
अब एक क्वेश्चन है, ये बेटा क्वेश्चन है जेई मेन 2015 का, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा जनरली मेंस में, ठीक है। जितने टॉपिक हमने अभी तक किए हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, विच ऑफ द following is the energy, which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen, which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen, ठीक है। ए है बेटा ऑप्शन यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है बेटा यहाँ पर ऑप्शन कितना +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है बेटा यहाँ पर ऑप्शन +13.6 इलेक्ट्रॉन, और डी है बेटा यहाँ पर ऑप्शन -6.8 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बताओ, विच वन इज द करेक्ट बेटा? सर किसी बच्चे को सी, अच्छा सी किन सी बच्चे एक को लग रहा, और किसी को लग रहा है सी बेटा? सर सी। और किसी को? सर सी। सी वाले काफी हैं। सर ए। सर ए। ए आएगा। ए। सी और डी वाले सर उनको अकेला छोड़ दिया। अच्छा बेटा, जिन्होंने सी बोला था उनको सी क्यों लग रहा है बेटा? +13.6 क्यों लगा क्योंकि बेटा? अगर हम +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब वो निकल ही जाएगा एटम से, और वो निकल जाएगा। पॉजिटिव। स्टेट कैसे बोलूंगा, वो तो फ्री हो गया ना इलेक्ट्रॉन, वो तो स्टेट के अंदर बचा ही नहीं, वो स्टेट कहाँ बचेगा? सर एक्साइट हो गया ना वो। एक्साइट हो गया तो बेटा, एक्साइट तो तभी तक बोलूंगा ना जब तक वो किसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर है। अगर वो फ्री थोड़ी है, फ्री और एक्साइटेड में डिफरेंस होता है ना। अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी वो तो फ्री हो जाएगा, वो तो आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही बेटा एटम को ही छोड़ देगा। तो फिर ये क्यों सही नहीं है बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, फिर बी। 13.6 इसलिए हो सकता है बिकॉज पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट तो इन्फिनिटी भी हो सकती है, तो अगर हम अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं तो उस केस में वो 13.6 ही आएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस कैसे हो जाएगी ये बताओ? वो तो एनर्जी मैं दे रहा हूँ ना उसको बाहर से, समझ में आई? मतलब अगर बेटा मेरे पास n1 में इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पर, तो -13.6 की एनर्जी है यहाँ पर, तो बाहर से एनर्जी दूंगा इतनी, तो ये तो मैंने दी, और पहली बात इतनी एनर्जी तो बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इनफाइनाइट बोला जाता है, इनफाइनाइट असली में थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ आपको पता कैलकुलेशन के लिए होता है मैथमेटिकली। अब इसका मीनिंग भी समझो, ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना बेटा यहाँ पर। और फिर पहले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? ये तो बेटा सेकंड एनर्जी की एक्साइटेड स्टेट होती है ना, नहीं होती -3.4, ये होती नहीं बेटा सेकंड एनर्जी की, सेकंड लेवल की एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू। इसमें क्या गड़बड़ है बेटा? ये सही तो ऑप्शन, ये आप क्यों सोच रहे हो इसको -13.6? प्लस में नहीं होती बेटा, एक बात याद रखना, जब ये एक्साइटेड स्टेट आ गया ना, स्टेट का मतलब है कि अभी भी बाउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला जाता, इसको तो बेटा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के ही चला गया, अभी एक्साइटेड स्टेट थोड़ी कहलाएगा। और ये -3.4 तो आपको दिख रहा है ना, ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है -3.4। यस और नो? भूल गए? यस सर। ये है तो बेटा -3.4। ये सही ऑप्शन लगा ना बेटा, वहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी बोलेगा तो लेना, अदरवाइज बेटा इसको आप गलत कर दोगे। देखो ये नहीं होता बेटा, ये प्लस तो मतलब इसको आयनाइज करने के लिए है ना, इसको मैं एक्साइटेड स्टेट थोड़ी बोल सकता हूँ। इसको तो बेटा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन तो फ्री ही हो चुका है बेटा, आयनाइज हो चुका है। असली आंसर बेटा ए होगा, क्योंकि ये बेटा एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, जब n की वैल्यू 2 होगी तब। आया समझ में? यस सर। क्लियर? कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है ना? नहीं बेटा, किसने बोला हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है? ऑर्बिट सारे पॉसिबल होते हैं बेटा, ये गलतफहमी मत जाना। हाइड्रोजन में सारे ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं बेटा। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता नहीं करता वो अलग बात है। ये आपको बोला जाता है ना, कि जो आपको बोला जाता है कि मतलब न्यूक्लियस है, एक नहीं बेटा, हर एक एटम के लिए सारे ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं। हाँ लेकिन जैसे जैसे एटम बढ़ता जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जाता नहीं, एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं।
और जो आपको कन्फिगुरेशन लिखाई जाती है वो कौन सी कन्फिगुरेशन लिखाई जाती है बेटा बताओ? ग्राउंड, सबसे स्टेबल की। तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं हो सकता, एनर्जेटिक तो हो सकता है बेटा। क्लियर? सर एक बार दोबारा समझा देंगे, वो मेरी लाइट चली गई थी, नेटवर्क इशू था। हाँ मैं ये कह रहा हूँ बेटा, किसी भी एटम के लिए सारे ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं, ये मत सोचो कि ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होते, सारे होते हैं। अब एनर्जी दो बेटा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन बेटा हायर एनर्जी में जनरली जाता नहीं है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी भी ऑर्बिटल के लिए ये मत जाना कि हाइड्रोजन के लिए बेटा सिर्फ एक पॉसिबल है, तो बेटा ये एक्साइट होकर जाएगा कहाँ इलेक्ट्रॉन? अगर सारे पॉसिबल होते हैं बेटा, ठीक है, एक पॉसिबल नहीं होता, काफी पॉसिबल हो। क्लियर? 3 में भी जाता है, 4 में जाता है, 6 7 में भी जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आगे भी जाता है। ये जो पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है ना 9 10th में, वो बातें भूल जाओ कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रहेगा, नहीं बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, कहीं भी जा सकता है बेटा। क्लियर? ओके सर, तो फिर सर डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? -6.8 आएगा ही नहीं। अब -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को वैल्यू पुट करके देख लो, कभी आएगा नहीं -6.8। हाँ यस सर। तो बस फिर आएगा नहीं तो बेटा एग्जिस्ट कहाँ करेगा? करेगा ही नहीं। और ओके वैसे भी सर। तो एन की वैल्यू 1 होगी तो इतना होगा, 2 होगी तो -3.4, तो बीच में तो गायब ही हो गया ना, तो ये होगा सीधा। इसके बाद तो इससे कम ही मिलेगी एनर्जी, इतने तो मूल्य से रही मुझे। ठीक है, यस क्लियर? सर। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। एंड हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बताइए बेटा। ये अगेन बेटा आपका AI ट्रिपल ई, पता है बेटा आपको AI ट्रिपल ई? यस सर। ये सर जेई में इसको कहते हैं। हाँ, तो ये 2010 का क्वेश्चन है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 into 10⁻⁻18 joule per atom. The energy of first excited state, first stationary states, sorry excited नहीं, first stationary state, first stationary state of lithium 2+ is, ऑप्शन ए है बेटा आपका 4.41 into 10⁻⁻16 जूल पर एटम। ऑप्शन बी है -4.41 into 10⁻⁻17 जूल पर एटम। ऑप्शन सी है बेटा -2.2 into 10⁻⁻15 जूल पर एटम। एंड ऑप्शन डी है बेटा क्या, 8.82 into 10⁻⁻17 जूल पर एटम। बेटा इसका आंसर मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर होगा? कौन सा? सर ए या डी में से होएगा। सर बी। कोई नहीं, ट्राई कीजिए, कुछ बच्चों को ट्राई करने दीजिए, जिन्होंने कर लिया बेटा वेरी गुड। कुछ बच्चे अभी ट्राई कर रहे होंगे, आराम से ट्राई कीजिए बेटा, फिर मुझे बताइए 1-2 मिनट के अंदर। स्टेशनरी स्टेट मतलब स्टेशनरी स्टेट बेटा सिंपल, जो ऑर्बिट है वहां पर एक्साइटेड स्टेट नहीं है ना, सिंपल। जहाँ पर ओरिजिनली था वहीं पर ही है। हाँ, n इज इक्वल टू 1, मतलब स्टेशनरी स्टेट बेटा n इज इक्वल टू 1 ही है। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 ही है बेटा। हाँ जी, हुआ किसी बच्चे से? सर भी कर रहे हैं। बेटा फटाफट ट्राई कीजिए, इतना टाइम नहीं, जल्दी।
अच्छा, ए किसका आंसर है बेटा? ए किसी का आंसर आया है? नहीं, बी किसका आंसर है बेटा? सर बी। सर बी। बी, बी आपका। सी सर और सी। डी? सी आंसर है, ओके ठीक है। हाँ जी बेटा, जिसने बी आंसर किया बेटा कैसे सोल्व किया बताओ मुझे एक बार। सर मैंने तो इसमें सर बिना सॉल्व करे ट्रिक लगाई थी कि भाई ए और डी तो हो नहीं सकते क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो बी और सी में से एक ही होएगा। तो सर जो हीलियम पॉजिटिव की एनर्जी है वो हमें दी हुई है 1.96 इंटू 10⁻⁻17। तो सर जो लिथियम 2+ की एनर्जी है वो हीलियम प्लस से ज्यादा ही होएगी। तो सर मैंने -4.41 इंटू 10⁻⁻17 किया। तो 1.96 से जरा 2 पॉइंट, अच्छा आपने ऐसे सर ये किया। ज्यादा बहुत ही ज्यादा हो गई तो सर ये होएगा नहीं। सर आपने 19.6 ही लिखा। यहाँ पर बेटा, सर क्वेश्चन में हीलियम सर पॉजिटिव पे। अच्छा फिर इसने बेटा माइनस चेंज कर दिया ना, यहाँ पर एक माइनस नीचे लेके ओके चला सर। गया ना, -17 बोला ना इसने फिर, ठीक है। ओके यहाँ पर -17 या -17, -17 में बोला। एनर्जी क्या हो जाती है बेटा अगेन? -13.6 इंटू क्या हो जाता है, Z² डिवाइडेड बाय n², किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर दे रखी है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2+। वैसे देखो आप सिंपल भी कर सकते हो, आपको यहाँ से रिलेट भी कर सकते हो। देखो क्या होता है बेटा, हाँ और किसी बच्चे ने बेटा किया हो, किसी दूसरे ट्रिक से किया तो बताओ मुझे। नो सर। ऐसे ही किया आपने? नो सर ऐसे ही किया था। बिल्कुल, इससे ज्यादा देख लिया तो पता चल गया यही ऑप्शन करेक्ट है। एक भाई समझा दो, आज समझ नहीं आया। मैं तो समझा रहा हूँ, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि बाकी बच्चे ने कैसा अप्रोच अपनाया इस क्वेश्चन में, कि सिंपल कर दिया ऐसे कैलकुलेट किया। चलिए देखो बेटा, देखो एनर्जी मेरे पास रहती है -13.6 Z² के इक्वल। सिंपल सी बात है। आपको बेटा क्या याद रखना है, मान लो बेटा मेरे पास ये अलग अलग स्टेट्स, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हैं। ये मान लो बेटा मेरे पास इसकी एनर्जी है 13.6, ठीक है। मेरे पास एनर्जी हो जाती है बेटा क्या, 13.6 इंटू जेड। अच्छा ये 13.6 में है, मैं इसको बेटा चेंज कर देता हूँ। कैसे बेटा, आपको मैंने एनर्जी बताई थी -2.18 इंटू 10⁻⁻18, याद है आपको? 10⁻⁻18 जूल पर मोल, ये जूल पर एटम, सॉरी। तो बेटा लिखता हूं मैं जूल पर एटम। ये हो जाती है बेटा मेरी इंटू Z² बाय n²। ये बेटा एनर्जी जब मेरी Z की वैल्यू क्या है, जब बेटा मेरी Z की वैल्यू है किस केस में, जब बेटा मेरी Z की वैल्यू है 2, ये मेरी Z की वैल्यू यहाँ पर है बेटा 2, और मेरे बेटा जब n की वैल्यू है, क्या होगी n की वैल्यू हमें नहीं पता, मान के चलते बेटा n की वैल्यू 1 है यहाँ पर। ये बेटा मेरे को किस केस में गिवन है, ये बेटा मेरे को गिवन है हीलियम वाले केस के अंदर। अब देखो मैं आपसे दो चीजें पूछता हूँ सिंपली। मान लो बेटा ये मेरे पास H एटम, सिमिलरली बेटा मैंने यहाँ पर एनर्जी लिखी, ये बेटा मेरे पास हीलियम प्लस है, और सिमिलरली बेटा मैंने यहाँ पर एनर्जी लिखी, ये मेरे पास क्या हो जाता है बेटा, लिथियम 2+ हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट स्टेट की एनर्जी है वो क्या होगी, -13.6 इंटू Z², यस और नो। यहाँ पर यस कितनी हो सर। जाती है, -13.6 इंटू, यहाँ पर हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 है 4, तो ये कितना होगी बेटा, -13.6 इंटू किसकी वैल्यू हो जाती है बेटा, ये यहाँ पर बताओ क्या वैल्यू होगी बेटा, 9 हो जाएगी। 9। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर हो जाती है वो, यहाँ पर हो जाता है -13.6 इंटू 4, यहाँ पर -13.6 इंटू 9। तो बेटा क्या मैं इसकी हेल्प से ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ? हाँ जी बताओ बेटा मुझे, यस सर। कैसे करना है बेटा बताओ। यस सर। हाँ जी कैसे करेंगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन, कर लोगे आप? यस होमवर्क दे दूं आपको? चलिए बेटा, करवा दो। नहीं अरे ट्राई तो करो, इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक बार इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, कल चेक करूंगा, मैं करा दूंगा इसको बेटा, मैं तो करा ही रहा हूँ सारे क्वेश्चन, कुछ आप भी तो करोगे, सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी करा दूंगा। ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी हेल्प से मैंने आपको हिंट भी दे दी बेटा, देखो यहाँ की हेल्प से इसको आप सोल्व कीजिए। आपको बेटा किसकी एनर्जी गिवन है, एक की एनर्जी गिवन है, तो यहाँ पर आप हीलियम की एनर्जी लिखिए, सेम लेवल की एनर्जी बेटा यहाँ पर आप उसकी लिखिए, आप उसको बेटा इजिली इक्वेट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपको अदर डाटा तो गिवन होगा, आप इसको इक्वेट करके बता, क्लियर? कल चेक करूंगा बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके सर। चलिए सर वैसे आंसर करना। क्या इसका? आंसर सही है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बेटा बी ही होगा, ओके। ठीक है, आंसर बी ही होगा। इसको मैं बता, एक बार ट्राई करना, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलिए अब एक और क्वेश्चन बेटा, एक फाइनल क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है, बट ये बेटा अगेन, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये अगेन क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ था,
ये क्वेश्चन आया था बेटा AIEEE के अंदर 2010 में ही आया था बेटा। तो 2 क्वेश्चन आ गए थे एक ही टॉपिक। ये तो आपको पता है बेटा कैसे करने। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक one mole of CL bonds in Cl2 is 242 kilojoule per mole. The longest wavelength of light capable of breaking single CL is, हाँ जी इसका आंसर बताइए बेटा कि मेरे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग CL इज। तो ए आंसर बेटा मान के चलता हूं मैं। ऑप्शन है 4.41 into 10⁻⁻16 जूल पर एटम। बी बेटा -4.41 into 10⁻⁻17 जूल पर एटम। सी बेटा -2.2। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर ये आप पिछले क्वेश्चन के ऑप्शंस में लिखते हैं? पिछले, अरे सॉरी, लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे गए, सॉरी। क्वेश्चन है बेटा, हाँ ये वेवलेंथ पूछी है ना, सही। 594 नैनोमीटर, 640 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर एंड ऑप्शन डी है बेटा 494 नैनोमीटर। ठीक है, ये बताइए एनर्जी निकालनी है ना? क्या पूछा है? वेवलेंथ पूछा है ना, तो वेवलेंथ बताओगे ना। ओके। सर डी। डी। दोबारा चेक करो बेटा, डी होगा कुछ और आएगा। हाँ डी करेक्ट है बेटा, डी करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। और किसी बच्चे ने किया सोल्व? देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं जो आपको क्लास में कराएगा। यस सर। डी है ना? कैसे किया? अगेन बेटा जैसे आपको पता है, ये तो सिंपल है, तो मैं करा देता हूँ। आपको पता है बेटा एनर्जी, आपको पता है 1 जूल के लिए, 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी है बेटा आपके पास? 242 into 1000 जूल।
एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल के निकालनी होते हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल के लिए कितने आएगी आपके पास 242 into 1000 जूल डिवाइडेड बाय कितना Na। तो बेटा इतनी एनर्जी आपको बाहर से, इसके ऊपर मान लो Cl है और Cl है, एक एटम की बेटा एक मॉलिक्यूल की, जो ये तो पर मोल के लिए, एक मोल के लिए गिवन है ना, हमें तो एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, तो बेटा इसे Na से डिवाइड कर दिया। ये बेटा जो एनर्जी आ रही है Hc/λ, ये इसके इक्वल होनी चाहिए Hc/λ। बस यहाँ से आप सब वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेना, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम पे। 494 नैनो, ऐसे किया ना सब बच्चों ने? यस सर। ठीक है। और कोई एडवांस का क्वेश्चन देखता हूँ, एडवांस का क्वेश्चन अगर मिलता है तो कोई अच्छा। हाँ, कि 2004 का क्वेश्चन था, लिख देता हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आगे चले बेटा, डन। यस सर। यस सर। ऐसे रखा हुआ है इसलिए वो हमको लग रहा है। क्या बेटा? हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है, पर 2004 का क्वेश्चन है बेटा, जेई का क्वेश्चन बेटा। दो हजार 13 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। द रेडियस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सिंपल है, देखो द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग the radius of which of the following orbit is same as that of the first Bohr orbit of atom। which of the following, इनमें से किन की बेटा ऑर्बिट है is same as that of the first Bohr orbit of hydrogen atom। ठीक है, रेडियस पूछी है कि रेडियस किसकी से, ऑप्शन पूछा हुआ बेटा आपको हीलियम प्लस, ऑप्शन बी दिया हुआ बेटा आपको लिथियम 2 प्लस, ऑप्शन सी दिया हुआ बेटा लिथियम, तो गलत ऑप्शन, हाँ यहाँ पर बेटा हीलियम प्लस दिया हुआ, और यहाँ पर बेटा एन की वैल्यू दी हुई है 2। कौन से एन के लिए पूछा है? लिथियम 2 प्लस है बेटा, यहाँ पर एन की वैल्यू दी हुई है आपको 2, और अगेन लिथियम 2 प्लस दिया है यहाँ पर, लेकिन एन की वैल्यू दी हुई है ना आपको बेटा 3, और ऑप्शन डी है बेटा आपको बेरिलियम 3 प्लस गिवन है, लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू गिवन है बेटा आपको। तो बताओ कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की इनमें से कौन सी की एनर्जी रेडियस बेटा सेम होगी? स्प्रेडिंग। हाँ जी, डी, डी ऑप्शन है। यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। चलो देखते हैं। सर रुको सर। अच्छा, चलिए ट्राई कीजिए। सर डी। ओके, सर डी आएगा। डी आएगा, कैसे आएगा डी बताओ? सर क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन का रेडियस होता है, उसमें अगर हम उसका फॉर्मूला लगाएं तो 0.52 आ जाएगा, और अगर हम बेरिलियम में इसका फॉर्मूला लगाएं तो फिर तब भी हमारा 0.52 आ जाएगा। अच्छा, कैसे? बाकी बच्चों ने कैसे किया? 0.529, आगे क्या किया आपने? हाइड्रोजन वाले 3 n² बाय z।
अच्छा n स्क्वायर बाय z कर दिया मैंने, चलिए ठीक है। तो यहाँ सर पर मैंने हाइड्रोजन में ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम आ जाएगी 1 1। हाँ जी, तो एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। और इसमें डी ऑप्शन में कैसे किया आपने? तो इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे और सर n की डी वाले में भी वैल्यू सेम वैल्यूज पुट कर दी। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, और इसकी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 बेटा? वो भी 4। ठीक है ना, सबको आया समझ में कैसे करना है? सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। ये बेटा देखो जेई 2004 में है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको और भी बहुत देखने को मिलेंगे इस तरीके से, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। एडवांस का क्वेश्चन है ये। बेटा उस टाइम तो 2004 में एडवांस तो होता ही नहीं था, उस वक्त तो ए ट्रिपल होता था और जेई होता था। तो ये मान के चलो ये उस टाइम पे जो हाईएस्ट मतलब लेवल। आईआईटी का पेपर था सर ये। हाँ बेटा आईआईटी वाले पेपर का क्वेश्चन है 2004 के, ठीक है। ओके सर। हाँ, और भी क्वेश्चन तो और भी हैं, लेट मी जस्ट चेक। सर पेपर मुश्किल आने लग गया ना जेई के। मेरे टाइम के साथ आप भी तो इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। 2004 में ये बताओ, अगर ऐसे स्कूल बंद हो जाते तो कौन बच्चा पढ़ पाता बेटा? रिसोर्स आजकल यस सर। एक कंपैरिजन है, बहुत रिसोर्स है, ठीक है। आजकल तो कोई बच्चा, मतलब वो पहले वाली बात नहीं रही, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास संसाधन नहीं है पढ़ने के, ठीक है। जब मोबाइल पे पबजी खेल सकता है कोई बच्चा बेटा, ठीक है। मोबाइल पे सब कुछ है, टेलीग्राम पे जाओ यस सब सर। कुछ, सारी बुक्स हैं, सब कुछ, तो इसलिए टफ तो होगा। हाँ बेटा कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो छोटे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, फिर उसको हम तो अपना संडे एक। टेस्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना। हाँ बेटा वो तो एनसीईआरटी, वो तो सिंपल है, आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा वो तो आपके लिए बड़ा ही सिंपल, बहुत ही ओके सिंपल। सर। उसकी क्यों टेंशन लेते हो बेटा, अभी आप अभी तो 12th के एग्जाम थोड़ी है आपके। हाँ क्वेश्चन है बेटा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप मुझे बताना। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, 9th क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। मैं सिंपल लिख देता हूँ। एक फोटोन है बेटा, फोटोन है, एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ आपको गिवन है बेटा। जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ आपको गिवन है बेटा, कितनी वेवलेंथ आपको गिवन है? 4 × 10⁻⁻7 मीटर। क्या ये फोटोन बेटा क्या करता है? ये जो फोटोन है, मैं पूरा बेटा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्वेश्चन की, ये फोटोन बेटा मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है और क्या करता है बेटा? जो वर्क फंक्शन है यहाँ पर, वर्क फंक्शन आपको गिवन है बेटा 2.13 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे क्या पूछा है बेटा? सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप एनर्जी ऑफ फोटोन को फाइंड आउट कीजिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन फोटोन आफ्टर एमिशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन आफ्टर एमिशन। एमिशन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है बेटा। एंड थर्ड है बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी पूछ रहे, देखो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ट्राई कीजिए, कैलकुलेटर आप सबके पास होगा, फटाफट कैलकुलेशन करके मुझे बताइए बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मुझे पूछना था कि आपने बुक्स का बताया है जो हमें बुक्स चाहिए रेफरेंस के लिए? नहीं बेटा अभी आप सिर्फ शीट के क्वेश्चन कीजिए, अभी ऐसे नोट्स के लिए कोई बुक्स का आपको नहीं बेटा नीड है, ठीक है। ओके सर। हाँ जब बुक होगी तो बता दूंगा आपको मैं, फिलहाल तो आप पहले शीट के क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि शीट में सारे बुक से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप शीट को कम से कम 2 बार कर लेंगे, आपको सर वैसे कोई। हाँ जी। सर सॉफ्ट कॉपी तो सेंड कर दो शीट की। शीट की बेटा सॉफ्ट कॉपी, ओके मैं सेंड कर देता हूँ। आपको मिली नहीं, मुझे लगा बेटा सबको मिल गई होगी। सेंड कर देता हूँ बेटा, आज सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। आप नेक्स्ट बेटा जो भी नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ना, आप सॉफ्ट कॉपी पहले ही वहाँ पे रोहित सर को या दीपक सर को बोल के पहले ही ले लिया कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई बार क्लासेस ज्यादा होती है मेरी, तो माइंड थोड़ा निकल जाता माइंड से, भेज दूंगा। पहले इसको सोल्व करो बेटा फटाफट, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। फिर हम बेटा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर हम बेटा आगे। पहले का आंसर क्या होगा बेटा? 3.1। 3.1, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। सेकंड बेटा एक्सक्यूज मी,
तो 0.97 सेकंड का आंसर क्या होगा बेटा? 0.9 0.97 हाँ 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही बोला। ये तो पता है, सिंपल है। एंड थर्ड का क्या होगा बेटा? थर्ड तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेना, थर्ड तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपको, लेकिन बेटा याद रखना जब थर्ड आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसको बेटा कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर? जूल में कन्वर्ट करना बेटा इसको। अगर बता सकते हो तो बता दो थर्ड का भी आंसर क्या होगा? 5.84 into 10 to the power 5 m 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। देखो मैं फटाफट बता देता हूँ बेटा। देखो एनर्जी आपसे पूछे बेटा इसकी, फोटोन की, तो आपने क्या लिखा बेटा? जो एनर्जी हो जाती है वह लैम्बडा के इक्वल होती है। लैम्बडा आपका बेटा 4 × 10⁻⁷ है। मैंने क्या लूंगे बेटा? 1240 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। तो इसको या तो नैनोमीटर में चेंज कर लो, मतलब इसको डिवाइड कर दो 2 से, मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाला 2 नीचे ऊपर चला जाएगा। 400 × 10⁻⁹ लिखा जा सकता है, ठीक है, या 400 नैनोमीटर लिखा जा सकता है सिंपली। तो 400 नैनोमीटर यहाँ पे लिख देना और बेटा 1240 कैलकुलेट करके आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सर एक बार करके दिखा दो। एनर्जी क्या होती है बेटा? hc/लैम्बडा होता है। hc को मैंने बता रखा क्या होता है बेटा? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। लेकिन लैम्बडा आपको किस में गिवन है बेटा? लैम्बडा आपको गिवन है मीटर में। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 400 × 10⁻⁹ नहीं लिख सकता, या इसको 400 नैनोमीटर नहीं लिख सकता बेटा। सेम सेम है नहीं है? ये बताओ, ये और ये सेम है नहीं है बेटा? सेम ही तो होंगे या नहीं है? कुछ गलत कर दिया मैंने? 4000 नहीं होगा? नैनोमीटर को इसको देखते 4 है इंटू 100 किया डिवाइडेड बाय 100 किया इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक तो है। तो फिर ये ऊपर चला जाएगा 7 8 9, तो 4 × 100 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यही तो होता है बेटा, नैनोमीटर ही तो होता है। इसको नीचे लेके जाएंगे तो कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएंगे तो 4 × 10⁻⁷ मीटर आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर नैनोमीटर की जगह क्या रखना है बेटा? नीचे आपको जो वेवलेंथ रखनी है वो क्या रख देंगे बेटा? वो रख देंगे 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर उड़ा, इसको कट करके बेटा देखो 4 3 12 और ये ऑलमोस्ट 1 पे जाएगा, तो मेरे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। क्लियर? यस और नो? यस सर। यस पहले सर। भी आ गया आपके 3.1। अब सेकंड पार्ट में क्या है बेटा? आपको पता है कि जो इंसिडेंट एनर्जी हो जाती है वो हो जाती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितने हैं बेटा? ये आपके पास है 3.1, इसमें से माइनस कर देंगे 2.13, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.97। क्लियर? इस ऐसे क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं बेटा पहले भी आपको। और जो फाइनल पार्ट है इसके लिए क्या आपके पास बेटा? काइनेटिक एनर्जी अभी आ चुकी है कितनी? आपके पास काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो आ चुकी है 0.97 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा आपको पता है हाफ mv², ये बेटा मास पर पास ये मीटर पर में, तो आप बेटा इसको जूल में चेंज करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, जूल में चेंज करोगे। तो 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, बस। अब बेटा जूल को ओपन कर देना। जूल मैंने आपको बताया था जूल किसके इक्वल होता है बेटा? बताओ। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा बेटा 1/2। मास क्या होता है बेटा? मतलब मास की यूनिट क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी का मास लोगे ना, इलेक्ट्रॉन का मास। अभी आ रही बेटा वॉइस? अभी भी क्रैक कर रही है? सर क्रैक हो रही है। हाँ यहाँ पर बेटा मौसम बहुत खराब है तो मे भी उसी की वजह से हो रहा हूँ। अभी सही है? अभी भी क्रैक कर रही है बेटा? सर अब ठीक है। सर अब ठीक है। देखो मास बेटा केजी होता है और वेलोसिटी क्या होती है बेटा मेरे को बताओ? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है बेटा, यहाँ से ये तो मेरे को निकालनी है, खैर वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है, तो बस आप जूल को रख देना, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी को सोल्व कर लेना, ये आपका कैलकुलेशन करनी है बस। क्लियर बेटा? यस सर। चलिए, एंड बस एक लास्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है,
तभी बेटा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे लेवल की। क्वेश्चन है बेटा, अगर 11th क्वेश्चन है, 25 watt bulb 25 watt bulb emits monochromatic yellow light, monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission per second. Calculate the rate of emission per second. बताइए बेटा। सर मोनोक्रोमैटिक मतलब? मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो जाता है बेटा ओनली कैरिंग ओनली वन सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक बेटा मतलब क्रोमा का मतलब हो जाता है कलर, मोनो मतलब बेटा वन कलर। वन कलर का मतलब बेटा यहाँ पर है सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ, मतलब एक वेवलेंथ स्पेशल वेवलेंथ की लाइट आ रही है। येलो लाइट है ना, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, मतलब कोई आपके पास डिफरेंट लाइट नहीं आ रही है बेटा, एक ही लाइट आ रही है। डन सर। क्या आंसर आया बेटा? सर 7.1 into 10 raised to power 19 सर। 19 इज करेक्ट, वेरी गुड बेटा। किसने आंसर किया बेटा? रुद्रा। वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं बेटा, ये कराऊं सोल्व? हो गया 7.18 into 10 एक to भाई अप्रोच बता दो। हाँ बता रहा हूँ ना, ये तो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी कराया था। देखो क्या है बेटा, यहाँ पर अगर आपको पावर दे रखी है 25 वोल्ट, ठीक है, तो पावर बेटा अगर आपको गिवन है 25, तो बेटा पावर से मतलब है, तो ये बेटा पावर का मतलब हो जाता है जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी कितनी एमिट करेगा बेटा, कोई मेरे पास अगर बल्ब है तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड होता है बेटा, एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब लिख सकता हूँ बेटा। एनर्जी एमिटेड बाय, कितनी बेटा एनर्जी एमिटेड है, वो है 25 जूल पर सेकेंड, क्योंकि बेटा वाट क्या हो जाता है, जो वोट हो जाता है बेटा वो हो जाता है जूल पर सेकेंड होता है। ये तो पता है बेटा आपको, तो बस देखो आपको ये एनर्जी पता है, आपको क्या करना है बेटा, अगर कोई बल्ब से बेटा, मेरे से ये बल्ब है, ये बेटा इतनी एनर्जी मेरे पास क्या कर रहा है,
एमिट कर रहा है। तो मुझे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम कितने बेटा ये एमिट करेगा। सिंपल सी बात है, आप बेटा ये पूरी एनर्जी को इक्वल रख दीजिए। जो मेरे पास बेटा एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब है ये किसके इक्वल हो जाती है बेटा, hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा और यहाँ पर n। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालिए और इतने फोटोन निकल रहे हैं। यहाँ पर बेटा मैं इसको रख देता हूँ 25 जूल पर सेकंड। बस इन दोनों को इक्वल रखिए। यहाँ से बेटा जो आपको n की वैल्यू मिलेगी वो ऑटोमेटिकली पर सेकंड के टर्म में मिलेगी। तो आपने बेटा 25 जूल पर सेकंड तो आपको पता है बेटा, h बाय लैम्बडा आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बेटा 0.57 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से बेटा अगर मैं आपसे बोलूं h की वैल्यू क्या है, n को एज इट इज रखिए। h की वैल्यू क्या है बेटा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय बेटा लैम्बडा। लैम्बडा कितना है यहाँ पर 0.57। हाँ जी, माइक्रो का मतलब क्या हो जाता है बेटा 10 to the power -6 मीटर। तो मीटर से मीटर उड़ जाएगा, सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा, तो सब उड़ गया बेटा। ये एनर्जी यहाँ पर जूल में मिलेगी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको बेटा सोल्व करके आएगा n इंटू ऑलमोस्ट मिलता है आपको 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये किसके इक्वल है बेटा 25 जूल पर सेकेंड। बस तो बेटा देखो ये जो n है यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको n की वैल्यू क्या मिलती है, n की वैल्यू मिलेगी आपको जूल से जूल उड़ेगा तो 25 डिवाइडेड बाय 3.48 इंटू 10⁻⁻9 सॉरी 10⁻+19 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा 10⁻19। इसको सोल्व करोगे ये ऑटोमेटिकली बेटा पर सेकंड है। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल निकलेंगे पर सेकंड बेटा। ठीक है, तो आपके पास जब इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 7.18 टू 10⁻19। तो इतने फोटोन निकलेंगे बेटा अगर इतनी एनर्जी एमिट कर रहा होगा तो। एनर्जी को हमेशा इक्वल कर दीजिए और आप NH बाय लैम्बडा से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट नोट कीजिए बेटा इसको, फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए बेटा आज हमने। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डन बेटा, सर 1 मिनट। ओके ओके। हाँ जी बेटा डन। यस चलिए बेटा, चलिए फिर हम आगे मूव। देखो बेटा अब हम स्टडी करने वाले हैं स्पेक्ट्रम को। आपने बेटा वर्ड सुना होगा स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता बेटा, एक जो मेरे पास कंटिन्यूअस वेवलेंथ होती है, जैसे हाँ ये है बेटा, जैसे ये बेटा पूरा का पूरा मेरा एक विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी बेटा यहाँ पर हर टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट है। क्लियर है बात बेटा, ये विजिबल स्पेक्ट्रम सबको याद है? यस सर। तो बेटा इसको याद रखना, देखो इसका यूज करूंगा मैं स्पेक्ट्रम के अंदर। ये बहुत देखो कलरफुल होता है मेरा इसके अंदर बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम। अब बेटा देखो ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है मेरे पास। अब बेटा जब मेरी विजिबल स्पेक्ट्रम किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करता है ना तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे बेटा मैं एटम को पहचान सकता हूं। हमने बेटा अच्छे से पढ़ लिया है क्या, मैंने आपको बताया था कि एटम बेटा जब भी होता है वेरियस एटम तो क्या करता है बेटा वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे जाता है। यहाँ मान लो बेटा ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मेरे पास पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, जो पूरा का पूरा बेटा स्पेक्ट्रम है, यानी बेटा सारी की सारी वेवलेंथ, उसमें से मान लीजिए बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम। मैंने बेटा इसके ऊपर यहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम डाला, तो बेटा जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम आया तो बेटा इसको कुछ एनर्जी मिलेगी। यस, और बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम में तो हर टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा।
और बेटा मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, हो सकता है बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाए। समझ में आई बेटा बात? इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ गया, यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ गया, तो बेटा इस विजिबल स्पेक्ट्रम में से कुछ वेवलेंथ गायब हो जाएंगी। वो वेवलेंथ बेटा इस एटम ने क्या कर चुका है, एब्जॉर्ब कर चुका है। यस और नो? यस सर। समझ में आया नहीं समझ में आया? मान लो आगे नहीं आया सर। नहीं आया, चलिए मैं आपसे बोलता हूँ। देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये एटम है, मान लो बेटा देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएगा, फॉर एग्जांपल उसको एनर्जी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अगर बेटा यहाँ जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, और बेटा यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया उसको चाहिए मान लो 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बेटा यहाँ पर कुछ वेवलेंथ भेजी, एक वेवलेंथ तो भेजी नहीं, मैंने पूरा स्पेक्ट्रम भेजा, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम भेजा। उस स्पेक्ट्रम के अंदर बेटा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी प्रेजेंट। तो जैसे बेटा ये सारी की सारी रेडिएशन यहाँ पर आई, एक रेडिएशन नहीं है, बहुत सारी रेडिएशन आई, तो मान लो बेटा, और मेरे पास एक एटम भी प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास बहुत सारे एटम प्रेजेंट है ना, क्या अकेला ही एक एटम प्रेजेंट है? ऐसे बेटा काफी सारे एटम प्रेजेंट हो गए। यस और नो? यस सर। हाइड्रोजन का मान लो कोई ये एक एटम ऐसे प्रेजेंट है, तो बेटा हाइड्रोजन का दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा। अब मान लो मैंने सैंपल लिया, सैंपल में थोड़ा सैंपल हूँ, 1 ग्राम भी सैंपल हूँ, 1 ग्राम में तो आपको पता है बेटा कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं 1 ग्राम में, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आया आपने। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या, जैसे बेटा मैंने पूरा स्पेक्ट्रम इसके ऊपर डाला, हो सकता है मान लो बेटा पहले वाला एटम ये है, दूसरे वाला एटम ये, पहले वाले एटम ने बेटा इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या की, गेन कर ली होगी और यहाँ पर जाकर बैठ गया। तो बेटा जो इनकमिंग रेडिएशन आएगी, मान लो ये रेडिएशन इससे गुजरने के बाद बाहर निकलेगी, तो जो बाहर रेडिएशन आई, क्या मुझे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वाली वेवलेंथ अब इसके अंदर बाहर वाला स्पेक्ट्रम उसके अंदर मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ? नहीं मिलेगी। वो तो बेटा इसने एब्जॉर्ब कर लिया ना वो वाली वेवलेंथ, अब मिलेगी थोड़ी मेरे को, बाहर मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाकी सारे जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मिलेगा। यस? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा बताओ? नो सर। बेटा अच्छा ये बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एटम गेन करके एक्साइटेड स्टेट में नहीं चला जाएगा या नहीं करेगा गेन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही? तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम ग्रुप ऑफ एनर्जीज कह सकते हैं कि बहुत सारी एनर्जीज हैं उसमें? बेटा बोल सकते हैं, बट देखो उसकी डेफिनेशन में नहीं जाना, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, स्पेक्ट्रम सिर्फ आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ एनर्जी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं कि मान लो बेटा मैंने ये वाला स्पेक्ट्रम डाला, मतलब उसके अंदर इसी वेवलेंथ की एनर्जी थी, मतलब इसी वेवलेंथ की वेव थी, वेवलेंथ बोलो एनर्जी बोलो सेम बात होती। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो इसने गेन करके बाहर चला गया, अब बेटा ये वेवलेंथ अब क्या मुझे मिलेगी बाहर वाले स्पेक्ट्रम में, जो स्पेक्ट्रम बाहर आ रहा है? बताइए। नो सर। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया था उसको समझ में आया नहीं आया बेटा बताओ? नो सर। आया नहीं अभी भी समझ में? हाँ जी बोलो। सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्यों जाएगा, और किसी से नहीं जा सकता? अरे बेटा आपने तो सारा जो पढ़ाया था ना वही भूल गए, आपको मैंने बताया नहीं था बेटा एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है कि कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऐसी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ स्पेसिफाइड एनर्जी ही एक्सेप्ट करता है, उसी को एब्जॉर्ब करता है सर तो बेटा। आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया यहाँ पे। अरे वो तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे थोड़ी एग्जैक्ट नहीं बता रहे, मैं तो हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 6 है, कुछ भी हो सकती है। यस और नो? यस। आप समझ में आया या नहीं आया समझ में कि 1 Yes. इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर क्यों एब्जॉर्ब नहीं हुई? बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब नहीं होती, यही तो मैंने आपको बताया था कि जितना एनर्जी गैप होगा उतनी एनर्जी आएगी, तभी बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में स्टेट में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने हाइपोथेटिकली बोला या जनरली? बेटा ये तो हाइपोथेटिकल है ना, ये तो मैंने कुछ स्पेशली नहीं बोला थोड़ी है, तो कुछ भी एक स्पेक्ट्रम है, कोई भी स्पेक्ट्रम है, कुछ भी एनर्जी हो सकती है। एक्चुअली मैं तो वेवलेंथ की बात करता हूँ, ये तो समझाने के लिए बोला मैंने आपको। सर Okay, जब sir. ये स्पेक्ट्रम इसमें जाएगा तो फिर 4 और 6 भी तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी? बिल्कुल बेटा वो भी होंगी, पहले एक तो समझो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली समझ में आई नहीं आई? सर हाँ जी। सर एनर्जी डिफरेंस कम नहीं होगा, इसमें तो कांस्टेंट है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अरे बेटा बिल्कुल कम होगा, ये मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल केस है, सिर्फ आपको स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एग्जैक्ट एटम नहीं है वहां पे, बिल्कुल बेटा एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल कम होगा, ये सिर्फ आप ये हाइपोथेटिकल है बेटा, ये बस आप यहाँ पर ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास एनर्जी आई थी और जो बाहर एनर्जी मिल रही है, उनमें से कुछ वेवलेंथ मुझे गायब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। यस सर। इतना समझ में आया कि जो ये इनकमिंग रेडिएशन थी
पूरा स्पेक्ट्रम था और जो बाहर स्पेक्ट्रम आ रहा है ये बेटा सेम तो नहीं होगा ना, इनमें से कुछ बेटा वेवलेंथ एब्जॉर्ब की जा चुकी होंगी एटम के द्वारा। यस सर। ये बेटा सबको बात समझ में आई नहीं आई, आप मुझे बताइए। आगे सर। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल स्पेसिफाइड होते हैं, कुछ स्पेशल एनर्जी। अगर बेटा मैं पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम किसी एटम के ऊपर डाल रहा हूँ तो बेटा उसमें से कुछ स्पेशल एनर्जी जो एटम अपने आप चूज करता है, जो उसके अंदर पहले से मौजूद रहता है एनर्जी डिफरेंस, वो बेटा क्या कर लेगा, उसको गेन कर लेगा। और जो बाहर मुझे एनर्जी मिलेगी या बाहर जो बेटा वेवलेंथ मिलेगी उसमें से ये कुछ वेवलेंथ मुझे गायब मिलती। तो बेटा देखो इसी को स्पेक्ट्रम बोला। अब इसको लिखवा भी दूंगा। तो बेटा देखो जैसे मैंने आपको ये स्पेक्ट्रम बताया था, अगर बेटा मैंने ये विबग्योर किसी एक एटम के ऊपर डाला तो क्या बेटा इसमें से ऐसा हो सकता है कि बेटा मान लो यहाँ पर मुझे एक ब्लैक लाइन दिखे, यहाँ पर बेटा मुझे एक ब्लैक लाइन दिखे, क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पर बेटा मुझे एक ब्लैक लाइन दिखे, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा ही होता है बेटा। एक यहाँ पर मुझे ब्लैक लाइन दिख सकती है, क्यों होता है देखो अभी बताता हूँ आपको। ऐसा होता है, मुझे ब्लैक लाइन दिखती है क्यों? देखो बेटा यहाँ पर मेरे पास पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम था, हर टाइप की एनर्जी प्रेजेंट थी विबग्योर में। जैसे बेटा ये किसी पर्टिकुलर एटम पर गया तो उस पूरे विबग्योर में से अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी डिफरेंस, आपको पता है बेटा कि हर एटम का एनर्जी डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, जेड पे डिपेंड करता है और एन पे डिपेंड करता है। यानी अगर बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, इसने स्पेक्ट्रम में से यहाँ से यहाँ वाली एनर्जी क्या हो चुकी है बेटा, एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो बाहर जो बेटा मेरे पास पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा उसके अंदर मुझे ये वाली वेवलेंथ गायब मिलेगी नहीं मिलेगी, बताइए? क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब हो चुकी है। और बेटा ये वाली भी गायब मिलेगी क्योंकि बेटा ये भी एब्जॉर्ब हो, और ये वाली भी गायब मिलेगी। हाँ और जो बेटा जो मुझे वेवलेंथ गायब मिलेगी, जो मुझे एनर्जी गायब मिलेगी वो हर एक एटम में अलग अलग होगी, सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल अलग अलग है बेटा। यस आपको पता है ना हाइड्रोजन एटम में कितना है, हाइड्रोजन माइनस 13.6, जेड अलग है, वाइंस यहाँ पर अलग है। तो बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी का बेटा मैं यूज करता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए एटम कौन सा है। अगर बेटा मैं आपको दे दूं कि मान लो मेरे पास लिथियम 2+ है, आप क्या करोगे, लिथियम 2+ को रखोगे, उसके अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम डालोगे और हर बार आपको हर बार लिथियम 2+ का सेम पैटर्न मिलेगा। मान लो ये मेरे पास बेटा जो यहाँ पर है, मान लो बेटा ये मेरे पास जो एनर्जी गायब है ये मान लो मिल रही है मेरे को 340 नैनोमीटर पर, ये बेटा मिल रही है मेरे को 400 नैनोमीटर पर, कुछ भी। तो हर एक केस के अंदर बेटा जो मुझे गायब वेवलेंथ मिलती है वो बेटा मुझे क्या मिलती है, हमेशा सेम मिलती है फॉर अ सेम एटम। ये बात समझ में आई सबको? यस हाँ तो बेटा देखो इसी को मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बेटा क्या है आपका, ये है बेटा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया। कई बार क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, मान लो मेरे पास मैंने एब्जॉर्ब नहीं किया, मैंने बेटा क्या किया, किसी एटम को एक्साइट कर दिया। दूसरा बात करता हूँ बेटा, मैं किसी एटम को एक्साइट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक मतलब दूसरा बेटा दूसरा कोई एटम है सेम, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है। तो बेटा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसके अंदर कोई स्पेक्ट्रम डाला ही नहीं, मैंने इसको हीट करके एक्साइट कर दिया। अब बेटा मैंने क्या देखा, इसको एक्साइट करके मैंने छोड़ दिया और मैंने पीछे एक प्लेट लगा दी। प्लेट लगाने के बाद मैंने देखा कि जब बेटा डी एक्साइट होगा ये, तो बेटा क्या ये अपने कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ नहीं इवॉल्व देगा ये, यस और नो? यस सर। तो बेटा वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ मुझे बेटा अगेन स्पेक्ट्रा पे मिलेगी नहीं मिलेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, यस और नो? हाँ और अब बताओ जो ये बेटा वो वेवलेंथ मुझे मिल रही है ये कलर्ड होगी या बेटा ये ब्लैक होगी? ये तो कलर्ड होगी ना, क्योंकि वेवलेंथ मुझे दे रहा है ना, ये तो पर्टिकुलर कलर के रूप में दिखाई देता है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दीजिए। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट बेटा देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पे एमिट कर रहा है एनर्जी। देखो इसको दोबारा एमिट वाला समझ नहीं आया एक बारी। बेटा आपको कलर क्यों दिखता है, मैंने आपको बताया था ना हमें कलर दिखता क्यों है बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइट होता है तो पर्टिकुलर वेवलेंथ देता है और वो वेवलेंथ हमारी आईज परसीव करती है एज कलर। यस सर जब एब्जॉर्ब करता है तो फिर वहां पे ब्लैक कलर हो जाता है, फिर जब एमिट करता है तब कौन सा कलर होता है? देखो ब्लैक कलर, देखो एमिट करता है तो बेटा वो तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सी वेवलेंथ की यहाँ पर एनर्जी लाइट थी, वो तो डिपेंड करता है विबग्योर में से। अगर रेड की वेवलेंथ की देगा तो रेड कलर दिखेगा, अगर ब्लू की देखेगा तो ब्लू दिखेगा बेटा हमें कलर, बाकी सब कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर एक कलर वाली लाइन दिखेगी बेटा हम। हाँ जी बताइए, यस और नो? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, सिर के ऊपर से गया। हाँ जी सर जैसे ब्लू कलर की लाइट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो ब्लू कलर की ही एमिट करेगा? नहीं नहीं, अरे ये तो मैंने नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना
बेटा क्या होता है, यहाँ पर था आई थिंक, अच्छा ये शायद मैंने आपको नहीं बताया हुआ, मैंने 12th में बताया था, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आता है कलर सेम आता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो एब्जॉर्ब करेगा वही एमिट करेगा। बेटा क्या होता है, मान लिया एब्जॉर्ब करने के बाद अलग अलग कलर की एमिट करता है बेटा हमेशा, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है वो अलग कलर की एमिट करता है। इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हाँ, इसके लिए बेटा देखो मेरे पास एक कलर व्हील होता है, एक कलर व्हील होता है मेरे पास, ठीक है। जैसे वी, इंडिगो को भूल जाओ, इंडिगो को बेटा बोलना पड़ेगा जी वाई वी बी जी वाई ओ आर। मतलब अगर बेटा रेड की ऑब्जर्व करेगा तो मुझे ग्रीन कलर दिखता है, अगर रेड की ऑब्जर्व की तो बेटा एमिट हमेशा ग्रीन वाली करेगा, अगर ब्लू की ऑब्जर्व की तो बेटा एमिट किसकी करेगा, हमेशा ऑरेंज वाली ही करता है। क्लियर? ओके सर। हाँ सर यस हाँ जी बताइए। सर ये हमेशा कम एनर्जी वाली एमिट करेगा? हमेशा कम एनर्जी वाली एमिट करता है। हाँ बेटा कम एनर्जी वाली एमिट करता है, हाई एनर्जी तो की तो नहीं करेगा, करेगा ये कम एनर्जी। सर फिर गामा रेज एमिट नहीं कर सकता कोई भी पार्टिकल? नहीं बेटा गामा रे अपने आप एमिट करेगा। ये जो देखो क्या होता है बेटा, 2-3 फिनोमिना होते हैं जब भी मेरे पास जो कोई भी मैटर है ना वो एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है, या तो बेटा एब्जॉर्प्शन होगी, या बेटा क्या करेगा उसको एमिट कर देगा, एब्जॉर्ब करके उसको एमिट कर देगा, या बेटा पास थ्रू होने देगा अपने में से, या बेटा मेरे पास हो जाता है स्कैटरिंग भी होती है मेरे पास, ठीक है। ओके सर। सर फिर जब वो गामा रेज एमिट करेगा तो फिर वो हमें दिखाई देगा? हाँ जी बोलो। गामा रेज, गामा रेज एमिट करेगा तो हमें दिखाई देगा वो पार्टिकल? ठीक है बेटा, आपको गामा रेज तो दिखाई नहीं दे सकती आप, पर पार्टिकल तो दिखाई दे सकते हैं। बेटा गामा रेज कैसे दिखाई देगी आपको, गामा रेज तो इतनी हाई एनर्जेटिक होती है बेटा, वो आपके पास थ्रू हो जाएगी वो तो, बताइए यस और नो। यस सर। हाँ तो वो थोड़ी दिखाई देगा बेटा आपको, ओके सर। ठीक है। चलिए अब बेटा ठीक है, मैं आपको बेटा इसको लिखवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ बेटा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बेटा मेरे पास दो टाइप का स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, एक बेटा मेरे पास हो रहता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक बेटा मेरे पास हो रहता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक बेटा मेरे पास हो रहता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा मेरे पास कौन सा हो जाता है बेटा बताओ, हाँ जी बताइए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक हो जाता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हो जाता है बेटा मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर बेटा? अब एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, इसको फिर मैं अभी बताऊंगा तो पूरा टॉपिक बीच में रह जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए बेटा फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।